Morning friends, now today we will discuss about new topic, that is the second application of biotechnology, that is agriculture. What is the use of biotechnology in agriculture field? Agriculture field में हम बायोटेक्नोलॉजी कैसे यूज करते हैं? अब बायोटेक्नोलॉजी का यूज एग्जैक्ट होता है क्या? Biotechnological process are used in agriculture field only for the purpose of to increase the productivity of agriculture plant. मतलब फील्ड में जो प्लांट लगा रहे हैं उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं. फिर वो बायोटेक्नोलॉजी यूज कैसे करते हैं, किस वे से करते हैं? बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. अब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं? बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं. अब फॉर एग्जांपल जेनेटिकली मॉडिफाइड मतलब होता क्या? मान लो यहाँ पे एक प्लांट है, ट्रांसजेनिक प्लांट भी हम उसे कह सकते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल भी हम बना सकते हैं, बराबर है. एक प्लांट से जीन आइसोलेट करके दूसरे प्लांट में इंसर्ट करना, दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसजेनिक प्लांट, बराबर है. मतलब एक प्लांट में ऐसा जीन जिसकी वजह से कोई प्रोटीन, इंपॉर्टेंट प्रोटीन या एंजाइम फॉर्म होता होगा, वो हम आइसोलेट कर रहे हैं और दूसरे प्लांट में इंसर्ट कर रहे हैं, दैट इज द ट्रांसजेनिक प्रोसेस. अब ये बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस के बेस पे होता है, मतलब अलग अलग इक्विपमेंट यहाँ पे यूज होते हैं फॉर दैट प्रोसेस. इतना इजी नहीं है कि एक जगह से, एक प्लांट से एक जीन आइसोलेट करो दूसरे प्लांट में इंसर्ट करो. इतना इजी होगा क्या? नहीं. अब यहाँ पे होता क्या है? यहाँ पे हम कौन सी प्रोसेस करेंगे? फर्स्ट यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, बीटी कॉटन. अब बीटी कॉटन यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, ये एग्जांपल हम समझते हैं. अब ये वेल नोन एग्जांपल, बायोटेक्निकल प्रोसेस का ये वेल नोन एग्जांपल. अब बीटी क्या है? बैसिलस thuringiensis. ये बैक्टीरिया है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सॉइल में प्रेजेंट होता है. ये कौन सा बैक्टीरिया है? दैट इज द बैसिलस thuringiensis. दैट इज द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन सॉइल. कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये सॉइल में प्रेजेंट होता है. उस बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया में ऐसा कुछ जीन है, ऐसा एक जीन है जिस जीन की वजह से वहां पे क्या होता है? एक प्रोटीन एक्टिवेट होता है. कौन सा प्रोटीन एक्टिवेट होता है? दैट इज द प्रोटॉक्सिन. दैट इज द प्रोटॉक्सिन. अब ये प्रोटीन ये फॉर्म करता है. कौन सा प्रोटीन फॉर्म करता है? प्रोटॉक्सिन. ये प्रोटीन फॉर्म करता है, बराबर है. मतलब इनएक्टिव, पहले तो ये इनएक्टिव रहे. अब देखेंगे हम इस बैसिलस thuringiensis प्लांट में कौन सा जीन है? दैट जीन विच रिस्पॉन्सिबल, ये जीन है, ये जीन प्रोटॉक्सिन ये सिंथेसिस करता है. उस जीन में पोटेंशियल एबिलिटी है कि ये प्रोटीन फॉर्म करता है. कौन सा प्रोटीन? प्रोटॉक्सिन. ये प्रोटीन फॉर्म करता है. अब यहाँ पे ये जो जीन है ये फॉर्म कर रहा है प्रोटॉक्सिन, तो हम क्या करते हैं? उस बैक्टीरिया से वो जीन आइसोलेट करेंगे. मतलब इस तरह वो जीन क्या करेंगे? हम आइसोलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोसेस. मतलब यहाँ पे इस सुटेबल वेक्टर में टीआई प्लाज्मिड, दैट इज द ट्यूमर इंड्यूसर प्लाज्मिड, इस प्लाज्मिड में हम इंसर्ट करेंगे, बराबर है. और वो विद द हेल्प ऑफ सुटेबल वेक्टर, ये वेक्टर, बराबर है, ठीक है, वेक्टर, एक सुटेबल वेक्टर में उसे इंसर्ट करेंगे. बाद में वो वेक्टर कहाँ पे इम्प्लांट करेंगे, कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? दैट वेक्टर आर ट्रांसफर टुवर्ड्स द, मतलब यहाँ पे ये जो वेक्टर ये कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? कॉटन प्लांट. इसी वजह से इसे नाम दिया है बीटी कॉटन. व्हाट इज बीटी कॉटन? बीटी स्टैंड फॉर बैसिलस thuringiensis. ये बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया में जो जीन है, जो जीन रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉक्सिन, वो प्रोटॉक्सिन जो प्रोटीन फॉर्म करता है वो जीन हम निकाल के कॉटन प्लांट में इंसर्ट करेंगे. अब कॉटन प्लांट में इंसर्ट करने के बाद क्या होता है? दैट इज द पेस्ट कंट्रोल मेथड. क्या है ये? पेस्ट कंट्रोल मेथड. अब यहाँ पे जैसे हम कॉटन प्लांट में ये जीन इंसर्ट करेंगे, बराबर है, ये प्रोटॉक्सिन इनिशियली इनएक्टिव होता है, उसका साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं होता. कॉटन प्लांट इनिशियली इनएक्टिव होता है. जैसे कॉटन बॉल फॉर्मेशन प्रोसेस शुरू होती है, वैसे उस कॉटन बॉल के ऊपर कौन सा एक इंसेक्ट आता है, बराबर है, एक इंसेक्ट वो अटैक करता है। और वो इंसेक्ट जब अटैक करता है तो फार्मर को
वहां पे उसे मारने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए अलग अलग पेस्टिसाइड, केमिकल पेस्टिसाइड यूज करना पड़ता था। बराबर, मतलब उसकी कॉस्ट क्या हो गई, बढ़ गई, उसका खर्चा बढ़ गया। तो इसी वजह से ये जो प्रोटॉक्सिन है, ये जीन जो है, ये कॉटन प्लांट में अगर इंसर्ट करते हैं तो नॉर्मली ये कॉटन प्लांट में इनएक्टिव रहेगी, लेकिन इस कॉटन बॉल को जैसे इन्फेक्ट करेगा कौन, इंसेक्ट, कौन इन्फेक्ट करेगा, इंसेक्ट जैसे इन्फेक्ट करेगा कॉटन बॉल को, वैसे ये प्रोटॉक्सिन जो है इनएक्टिवेट फॉर्मेट में वो एक्टिवेट होता है, मतलब एक्टिवेट होता है, एक्टिवेशन ऑफ प्रोटॉक्सिन। जैसे ये प्रोटॉक्सिन एक्टिवेट होगा, वैसे जैसे ये इंसेक्ट इसे खाएगा, जैसे इंसेक्ट खाने के लिए जो भी सब्सटेंस खाएगा उस कॉटन बॉल से, जैसे एंटर होगा अंदर, वैसे उसके सलाइवा के थ्रू ये जो प्रोटॉक्सिन है जो इनएक्टिव है वो एक्टिव होगा। पीएच की वजह से, पीएच चेंज हो जाने की वजह से ये प्रोटॉक्सिन इनएक्टिव था, एक्टिव हो गया। एक्टिव होने के बाद क्या होगा, प्रो मतलब यहाँ पे प्रो, प्रिमिटिव, टॉक्सिन मतलब टॉक्सिक इफेक्ट दिखाएगा। जैसे ये इंसेक्ट इस कॉटन बॉल को खाने लगेगा, सलाइवा से वो पीएच चेंज होता है और उसके बॉडी में, गट रीजन में यहाँ पे ब्लॉकेज होगा, किसके, इंसेक्ट। जैसे ब्लॉक होगा वो इंसेक्ट मर जाएगा। मतलब ये वेराइटी क्यों डिजाइन की, ओनली फॉर द पर्पज ऑफ यहाँ पे इंसेक्टिसाइड या पेस्ट कंट्रोल करने के लिए इंसेक्टिसाइड वेराइटी है। मतलब बीटी कॉटन ऐसा एक प्लांट बनाए, सीड बनाए जिस प्लांट के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या इंसेक्ट अगर अटैक करता है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाए। मतलब ये प्रोसेस कैसे किए, विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस। बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस से यहाँ पे मॉडिफाइड प्लांट और एनिमल फॉर्मेशन प्रोसेस इवॉल्व हुई है, डेवलप हुई है। इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, मतलब फील्ड में जो प्रोडक्टिविटी है, इसके पीछे रीजन क्या है, टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ प्लांट इन अ पर्टिकुलर फील्ड में प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होने के लिए। देन उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस अगर देखें तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है टिश्यू कल्चर, दैट इज द माइक्रो प्रोपोगेशन। अब टिश्यू कल्चर टेक्निक है क्या, टिश्यू कल्चर टेक्निक कैसी है, यहाँ पे हम क्या कल्चर कर रहे हैं, टिश्यू कल्चर। अब जिस प्लांट में सीड नहीं आते, सीडलेस प्लांट में ये वाइडली यूज होती है। फॉर एग्जांपल बनाना प्लांट, अगर बनाना प्लांट देखते हैं तो उस प्लांट में ये वाइडली यूज होती है। टिश्यू कल्चर मतलब क्या है, एक सिंगल सेल या प्रोटोप्लाज्म भी हम आइसोलेट करके न्यू प्लांट फॉर्म करेंगे, क्लोन। मतलब ये सिंगल सेल, प्लांट का कोई भी पार्ट, डिसीज फ्री पार्ट हम जनरली लेते हैं, अपाइकल पार्ट हम लेते हैं। मतलब ये प्लांट होगा, ये अगर प्लांट होगा तो इस प्लांट का कोई भी पार्ट, हेल्दी पार्ट अगर हम लेते हैं, कोई भी पार्ट मतलब रूट हो, स्टेम हो, लीफ हो, कोई भी पार्ट हो, वेजिटेटिव पार्ट, वो हम आइसोलेट कर, एक पार्ट भी आइसोलेट कर सकते हैं, पार्ट से भी कंप्लीट प्लांट बना सकते हैं। मतलब स्मॉल पार्ट से हम कंप्लीट प्लांट बना सकते हैं। या इस प्लांट में कोई भी सेल हो, सोमैटिक सेल, कौन सी सेल, सोमैटिक सेल, ये सेल आइसोलेट करके, ये अगर प्लांट सेल है, ये प्लांट सेल हम आइसोलेट करके उस सिंगल सेल से एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, मतलब कंप्लीट प्लांट बना सकते। ये सिंगल सेल, मान लो यहाँ पे ये सिंगल सेल, ठीक है। इस सेल को हम कल्चर मीडियम में इंसर्ट करते हैं, कल्चर मीडियम मतलब ग्रोथ मीडियम में से इंसर्ट करते हैं। और क्लाइमेटिक फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है वो सभी क्लाइमेटिक फैक्टर से प्रोवाइड करते हैं। ये कौन सा मीडियम है, कल्चर मीडियम, ये कल्चर मीडियम। इस सेल को कल्चर मीडियम में इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट करने के बाद वो सेल अपने आप ग्रो होती है। इस सेल की जगह आप प्रोटोप्लाज्म भी ले सकते हैं या प्लांट का कोई भी पार्ट ले सकते हैं, लेकिन डिजीज फ्री पार्ट होना चाहिए। फिर इस कल्चर मीडियम में ग्रोथ मीडियम वहां पे इंसर्ट करते हैं और यहाँ पे न्यूट्रिएंट इंसर्ट करेंगे। जैसे न्यूट्रिएंट इंसर्ट करते हैं, एक पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन में उसे रखते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशन में रखने के बाद क्या होगा, वहां पे ये जो सेल है, ये सेल ग्रो होती है और सेल ग्रो होने के बाद यहाँ पे क्या होगा, एक सेल से दो, दो से चार, मतलब यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, कैलस फॉर्म होगा।
अनऑर्गेनाइज्ड मास यहाँ पे फॉर्म हो, दैट इज द कैलस। बाद में इस कैलस से हम क्या करेंगे, ये जो कैलस है, बाद में फिर से ये कैलस जो होता है विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्लांटलेट। यहाँ पे कैलस से क्या फॉर्म होगा, प्लांटलेट, रूट फॉर्म होगा, यहाँ पे लीव्स फॉर्म होंगे, इस तरह यहाँ पे लीव्स फॉर्म होते हैं, रूट फॉर्म होते हैं, मतलब प्लांटलेट अराइज होता है। प्लांटलेट फॉर्म का एक टेस्ट ट्यूब में हम कर सकते हैं, ये पेटी डिश में हम प्रोसेस ये कर सकते हैं। फिर ये प्लांटलेट धीरे धीरे क्या होगा, इसकी हाइट बढ़ेगी, धीरे धीरे क्लाइमेटिक कंडीशन उसकी चेंज करते जाएंगे, मतलब जैसे उसका रेजिस्टेंस पावर बढ़ेगा वैसे उसे फील्ड में लगाने के लिए हम प्रिपेयर करेंगे। मतलब एक सिंगल सेल से लेबोरेटरी में कंप्लीट प्लांट फॉर्म किया हमने, बराबर। ऐसे काफी सारे प्लांट, जैसे बनाना प्लांट है, काफी सारे प्लांट हम फॉर्म कर सकते हैं लैब में बैठ के। दैट इज द यूज और एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी फॉर इन टिश्यू कल्चर मेथड, दैट इज द माइक्रो प्रोपोगेशन। इस प्रोसेस को माइक्रो प्रोपोगेशन कहते हैं। क्यों? प्रोपोगेशन मतलब मल्टीप्लीकेशन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल कॉपीज, बराबर। रिप्रोडक्शन, प्रोपोगेशन मतलब रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे क्या है, माइक्रो। माइक्रो क्यों बोला है? बिकॉज यहाँ पे हमने क्या लिया है, सेल, बराबर। ये सेल हमें नेकेड आई से नहीं दिखते, इसी वजह से इसे सेल को हमने लिया है, दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज माइक्रो प्रोपोगेशन। इस सेल से न्यू प्लांट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं, एक नया प्लांट यहाँ पे हम डिजाइन कर रहे हैं या फॉर्म कर रहे हैं। दैट इज दैट प्रोसेस इज नोन एज माइक्रो प्रोपोगेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोपोगेशन। एक कंप्लीट प्लांट अराइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट माइक्रो प्रोपोगेशन। दैट द यूज ऑफ टिश्यू कल्चर टेक्निक इन बायोटेक्नोलॉजी। ये यूज होता है बायोटेक्नोलॉजी में टिश्यू कल्चर टेक्निक का फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल कॉपीज ऑफ और क्लोन और आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ पर्टिकुलर प्लांट। देन उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, दैट इज द जीन थेरापी। अब जीन थेरापी क्या है, ये नेक्स्ट एप्लीकेशन है। एग्जैक्ट जीन थेरापी क्या है? अब कुछ डिफेक्टिव जीन हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, ये जीन थेरापी यूज होती है ओनली फॉर द पर्पज ऑफ दैट जीन थेरापी यूज टू ट्रीट जेनेटिक डिसीज। जेनेटिक डिसीज या जेनेटिक डिसऑर्डर जो है काफी सालों से हमारे फैमिली में जनरेशन टू जनरेशन जो डिसीज ट्रांसफर हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल हीमोफीलिया, ये डिसीज अगर है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, हचिंसन कोरिया, ये अगर डिसीज है वो जनरेशन टू जनरेशन वो हमारे फैमिली में ट्रांसफर होते ही जा रहा है, तो वो डिफेक्टिव जीन, वो डिसीज कॉज के लिए क्या है, पर्टिकुलर जीन होगा रिस्पॉन्सिबल। वो डिफेक्टिव जीन हम क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पर्टिकुलर प्रोसेस से हम वो निकाल सकते हैं। अब मतलब यहाँ पे जीन थेरापी है क्या? जीन थेरापी is the treatment of disease by replacing, altering or supplementing a gene that is absent or abnormal and whole absent or abnormality is responsible for the disease। मतलब हमारे बॉडी में जो डीएनए है, कंप्लीट जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमारी है, बराबर है। हमने कहाँ पे देखा है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में देखा है, जीनोमिक्स में देखा है। तो यहाँ पे हमारे बॉडी में जो जीन है, ये जीन क्या करता है, अलग अलग जीन होते हैं, जीन रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पे फर्स्ट नंबर का ये जीन होगा, ये सेकेंड नंबर का जीन होगा, ये थर्ड नंबर का जीन होगा। दैट जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द टू कंट्रोल पर्टिकुलर कैरेक्टर। ये जीन एक पर्टिकुलर कैरेक्टर कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल, बराबर। तो ये जो जीन है, ये कैरेक्टर अगर कंट्रोल करता है तो हम जीन थेरेपी के हेल्प से ये डिफेक्टिव जीन निकाल कर फेंक सकते हैं, इसे डिलीट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस। ये जीन थेरापी है। मतलब हमारे बॉडी में जो डिफेक्टिव जीन है, वो डिफेक्टिव जीन या एक हेल्दी जीन इंसर्ट भी कर सकते हैं, डिफेक्टिव जीन बाहर भी निकाल सकते हैं। दैट इज नोन एज जीन थेरापी। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं जीन थेरापी। जीन थेरापी मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर जो है, जो हेरिडिटी डिसीज जो है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, वो डिसीज हम क्या कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जीन थेरापी प्रोसेस। अब जीन थेरापी प्रोसेस में ये अलग अलग प्रोसेस यहाँ पे होती है। अब जीन थेरापी कहाँ पे यूज होती है, कहाँ पे यूज होगी, जेनेटिक डिसऑर्डर।
फॉर एग्जाम्पल डिसऑर्डर सच एज सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस मतलब क्या होता है? डैमेज लंग एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे बॉडी में जो लंग और डाइजेस्टिव सिस्टम एक जीन रिस्पॉन्सिव होता है वो डैमेज करता है, तो वो जीन हम निकाल सकते हैं या उसके अल्टरनेट जीन हम वहां पे ऐड कर सकते हैं। देन हीमोफीलिया, लीडर डिसीज भी कहते हैं। देन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मसल्स वहां पे प्रॉपर वे से वर्क नहीं करते, वीक होते हैं, वो डिस्ट्रॉफी हम इंप्रूव कर सकते हैं। देन चेंज इन जीन डायरेक्टली रिजल्ट इन द कंडीशन। अब यहाँ पे अलग अलग डिसीज है, नियर अबाउट 5000 डिफरेंट ह्यूमन जेनेटिक डिसीज जो भी अभी तक नोन है। 5000 डिफरेंट जेनेटिक डिसीज हम क्योर कर सकते हैं with the help of that gene therapy process. For example, sickle cell anemia, thalassemia, tay-sachs disease. अब tay-sachs disease क्या है? ये डिस्ट्रॉय नर्व सेल्स। नर्व सेल जो होते हैं ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, वो डिस्ट्रॉय होते हैं, दैट इज द tay-sachs डिसीज। देन सिस्टिक फाइब्रोसिस, हंटिंगटन कोरिया, ये एक डिसीज है। हंटिंगटन कोरिया ये डिसीज है। वो क्या करता है डिसीज? उस डिसीज में एग्जैक्ट होता क्या है? नर्व सेल जो होते हैं, बराबर है, हमारे ब्रेन के अंदर जो नर्व सेल्स होती है, जो हमारे बॉडी का कंट्रोलर यूनिट है ब्रेन, उसके अंदर जो नर्व सेल होते हैं वो डैमेज करता है। देन उसके बाद नेक्स्ट हीमोफीलिया, अल्केप्टोनोरिया दैट इज द ब्लैक यूरिन। देन अल्बिनिज्म, अल्बिनिज्म मतलब नो और लेस मेलानिन पिगमेंट फॉर्मेशन। अल्बिनिज्म मतलब क्या है? हमारे बॉडी में जो मेलानिन पिगमेंट है एक तो फॉर्म ही नहीं होगा या कम फॉर्म होगा, दैट इज द लेस फॉर्मेशन ऑफ मेलानिन इन ह्यूमन बॉडी, दैट दिस इज नोन एज अल्बिनिज्म। अब यहाँ पे जीन थेरापी यूज होती है, किस वे से हम यूज कर सकते हैं? जीन थेरापी यूज इन मेनी वे। किस वे से हम जीन थेरापी यूज कर सकते हैं? देखो, फर्स्ट रिप्लेसिंग मिसिंग और डिफेक्टिव जीन। हम क्या कर सकते हैं? ये जो रिप्लेसिंग मतलब डिफेक्टिव जीन है, हमने बोला है डिफेक्टिव जीन एक तो हम रिप्लेस कर सकते हैं, रिप्लेस मिसिंग और डिफेक्टिव जीन। कोई अगर जीन ट्रांसफर नहीं हुआ होगा तो वो जीन हम क्या कर सकते हैं? वहां पे ट्रांसफर कर सकते हैं, या डिफेक्टिव जीन, वो डिफेक्टिव जीन हम वहां से निकाल सकते हैं। देन डिलीवर्ड जीन दैट स्पीड द डिस्ट्रक्शन ऑफ कैंसर सेल। अब कैंसर डिसीज जो होता है वो कैंसर डिसीज हम क्योर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पर्टिकुलर प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस होती है वहां? डिलीवर्ड जीन दैट स्पीड द डिस्ट्रक्शन ऑफ कैंसर सेल। मतलब हम वो जीन ह्यूमन बॉडी में इंसर्ट करेंगे, वो जीन इंसर्ट करेंगे। कौन सा जीन? दैट स्पीड द डिस्ट्रक्शन ऑफ कैंसर सेल। अगर किसी ह्यूमन बीइंग को कैंसर है तो कैंसर क्योर करने के लिए हमने जो डिजाइन किया हुआ जीन है, कैंसर सेल को कैंसर कॉज के लिए एक पर्टिकुलर कार्सिनोजेनिक एजेंट होते हैं। कौन से एजेंट होते हैं यहाँ पे? कार्सिनोजेनिक एजेंट होते हैं, बराबर। कार्सिनोजेनिक एजेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर किसी ह्यूमन बीइंग को अगर कैंसर है तो कैंसर क्योर करने के लिए, कैंसर में होता क्या? रैपिड मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेल। मतलब सेल, बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं उसका मल्टीप्लीकेशन रेट फास्ट होता है, नॉर्मल से फास्ट। इसी वजह से वहां पे ट्यूमर फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होगा वहां पे? ट्यूमर फॉर्म होता है। इसी वजह से हम सेकेंड प्रोसेस जो होती है जीन थेरापी की, ये मल्टीप्लीकेशन रेट कम करने के लिए एक ऐसा जीन इंसर्ट करेंगे और वो जीन एक पर्टिकुलर प्रोटीन फॉर्म करेगा या एंजाइम फॉर्म करेगा जिसका मल्टीप्लीकेशन रेट क्या करेगा? कम करेगा। और मल्टीप्लीकेशन रेट कम हो गया तो वहां पे कैंसर कॉजिंग एजेंट जो है उसका मल्टीप्लीकेशन रेट अगर कम हो गया तो कैंसर कॉजिंग एजेंट धीरे धीरे इनएक्टिवेट हो सकता है। देन उसके बाद सप्लाई जीन्स दैट कॉज कैंसर सेल टू रिवर्ट बैक टू नॉर्मल। अब देखो, कैंसर सेल में दूसरी ट्रीटमेंट है, कौन सी? ऐसा जीन हम इंसर्ट करेंगे, मतलब बॉडी के अंदर अगर कोई ह्यूमन बीइंग अगर कैंसर कॉजिंग एजेंट उस ह्यूमन बीइंग के अगर अंदर होगा, बॉडी के अंदर होगा, ट्यूमर फॉर्मेशन होगा, तो हम क्या करते हैं? ऐसा जीन वहां पे रिप्लेस करते हैं या इंसर्ट करते हैं। मतलब ऐसा जीन इंसर्ट करेंगे हम जिसके वजह से वो जो कैंसर सेल है, कैंसर जो सेल है
वो क्या होगी, नॉर्मल सेल में कन्वर्ट होगी। कैंसर सेल किस में कन्वर्ट होगी, नॉर्मल सेल में कन्वर्ट होगी। दैट इज नोन एज, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिलीवर सप्लाई जीन दैट कॉज कैंसर सेल टू रिवर्ट बैक टू नॉर्मल। कैंसर सेल अपने आप नॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो। देन डिलीवर, यहाँ पे डिलीवर बैक्टीरियल और वायरल जीन एज अ फॉर्म ऑफ वैक्सीनेशन। मतलब हम बैक्टीरिया या वायरल जीन विद द हेल्प ऑफ वैक्सीनेशन प्रोसेस, वैक्सीनेशन प्रोसेस से हम क्या करते हैं, वो जो भी डिफेक्ट हुए जेनेटिक डिफेक्ट वो हम क्योर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिलीवर बैक्टीरिया और वायरल जीन एज फॉर्म ऑफ वैक्सीनेशन। मतलब बैक्टीरिया हो या वायरस हो, उसका यूज करके इट एक्ट एज ए वेक्टर जैसे यूज करके वो डिफेक्टिव जीन और वैक्सीनेशन प्रोसेस से हम वो इंसर्ट कर सकते हैं और वहां पे जेनेटिक डिसीज क्योर कर सकते हैं। देन डिलीवर टू डीएनए टू एंटीजन एक्सप्रेशन एंड जीन एंड जनरेशन ऑफ इम्यूनो रिस्पॉन्स। मतलब इसका मीनिंग क्या होता है, डिलीवर टू डीएनए टू एंटीजन एक्सप्रेशन एंड जनरेशन ऑफ इम्यूनो रिस्पॉन्स। मतलब यहाँ पे हम क्या इंसर्ट कर रहे हैं, एंटीजन। क्या इंटर कर रहे हैं, डीएनए टू एंटीजन। मतलब कोई ह्यूमन बीइंग है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग, इस ह्यूमन बीइंग के बॉडी में हम क्या इंसर्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट इंसर्ट नहीं कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस वो इंसर्ट कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग है, यहाँ क्या है, यहाँ पे ह्यूमन बीइंग बराबर। इस ह्यूमन बीइंग में क्या इंसर्ट कर रहे हैं, एंटीजन डीएनए एंड एंटीजन। मतलब यहाँ पे हम डीएनए टू एंटीजन, मतलब यहाँ पे एंटीजन क्या है, एंटीजन मतलब ये टॉक्सिक सब्सटेंस। हमारे बॉडी में कोई एंटीजन अगर इंसर्ट होता है, अगर याद करो यहाँ पे कोई अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें इन्फेक्ट करता है तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में एंटीजन क्या करता है, ट्रांसफर। क्या करता है, ह्यूमन बीइंग में एंटीजन ट्रांसफर करता है। अब ये एंटीजन जैसे ट्रांसफर होगा, हम आर्टिफिशियली कर रहे हैं वो एंटीजन ट्रांसफर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस एंटीजन की वजह से हमारे बॉडी में उस डिसीज के अगेंस्ट अपने आप यहाँ पे एंटीबॉडी फॉर्म, क्या फॉर्म होगी, एंटीबॉडी फॉर्म होती है। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर इन्फेक्ट करता है हमारी बॉडी में, जैसे इन्फेक्ट करेगा एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर होगा। एंटर होने के बाद क्या होगा, फिर कुछ एंटीबॉडीज उसके अगेंस्ट हमारे बॉडी में फॉर्म होती है, उसे डिस्ट्रॉय करती है। अपने आप हमारे बॉडी का रेजिस्टेंट पावर, इम्यूनिटी सिस्टम ये क्या होता है, इंप्रूव होता है। इम्यूनो रिस्पॉन्स देखो यहाँ पे, जनरेशन ऑफ इम्यूनो रिस्पॉन्स मतलब टू इंप्रूव द इम्यूनिटी पावर, रेजिस्टेंट पावर हमारा बढ़ता है। देन सप्लाई ऑफ जीन फॉर इंपेयरिंग वायरल रिप्लिकेशन, मतलब सप्लाई ऑफ जीन फॉर इंपेयरिंग वायरल रिप्लिकेशन। कोई वायरस अगर इन्फेक्ट होता है तो हम ऐसा जीन हमारे बॉडी में सप्लाई करते हैं जो वायरस एंटर हुआ है उसके अगेंस्ट हमारे बॉडी में क्या होगी, एंटीबॉडीज फॉर्म होगी और वायरस को डीएक्टिवेट करेगा। मतलब ये वायरस को डीएक्टिवेट करने की एक प्रोसेस है। देन प्रोवाइड जीन दैट प्रमोट और इम्पीड द ग्रोथ ऑफ न्यू टिश्यू, मतलब ऐसा एक जीन हमारे बॉडी में प्रमोट करेंगे, इंसर्ट करेंगे, जिसके वजह से ग्रोथ ऑफ न्यू टिश्यू, हमारे बॉडी में अगर कोई टिश्यू फॉर्म नहीं हो रहा है, बराबर है, ग्रोथ प्रॉपर वे से नहीं हो रही है, डेवलपमेंट अगर प्रॉपर वे से नहीं हो रही है, तो अपने आप ये ग्रोथ कंटेनिंग जीन हम अगर इंसर्ट करते हैं तो वो प्रमोट करेगा फॉर द ग्रोथ ऑफ पर्टिकुलर टिश्यू। उस ह्यूमन बीइंग की ग्रोथ भी होगी और वहां पे उसकी हाइट या उसका रेजिस्टेंस पावर भी यहाँ पे स्ट्रांग हो सकता है। देन डिलीवर जीन दैट स्टिमुलेट द हीलिंग ऑफ डैमेज टिश्यू, डिलीवर ऑफ जीन दैट स्टिमुलेट द हीलिंग ऑफ डैमेज टिश्यू। अगर कोई पार्ट, अगर यहाँ पे मान लो हीमोफीलिया अगर डिसीज है, कोई पार्ट अगर हमारे बॉडी का डैमेज होता है तो वहां से कंटिन्यू ब्लड ट्रांसफर होते ही जाता है, बराबर।
ट्रांसफर होगा ही, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की डिफिशियंसी होती है वहां पे। वो जीन जो होता है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर फॉर्मेशन के लिए, वो जीन हमारे बॉडी में इनएक्टिवेट फॉर्मेट में रहता है या लेस एक्टिवेट फॉर्मेट में रहता है। इसी वजह से ये जो पार्ट है, मतलब ऐसा जीन इंसर्ट करेंगे जिसके वजह से डैमेज टिश्यू जल्दी रिपेयर हो जाए, डैमेज पार्ट जल्दी रिपेयर हो जाए। ये इस तरह की सिस्टम, ये बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग मेथड से यहाँ पे हम ह्यूमन जीनोम स्ट्रक्चर, यहाँ पे ह्यूमन जीनोम स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम वो जीन आइसोलेट करेंगे और वो पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग में इंसर्ट करेंगे टू इम्प्रूव द द जेनेटिक डिसीज। मतलब ये प्रोसेस हम क्यों कर रहे हैं, ये जेनेटिक जो डिसीज प्रोसेस, मतलब जेनेटिक जो डिसीज होते हैं यहाँ पे जनरेशन टू जनरेशन जो हमारे फैमिली में ट्रांसफर होते हैं, वो इम्प्रूव करने के लिए हम प्रोसेस करें। अब यहाँ पे हमने बोला है डिलीवर्ड यहाँ पे है, डिलीवर यहाँ पे है, डिलीवर्ड यहाँ पे है। अब इसका मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय डिलीवर्ड। अब डिलीवर का मीनिंग क्या होता है और कैसे होता है डिलीवर। इस डिलीवर के दो पार्ट, फर्स्ट वन दैट इज द एक्स विवो डिलीवर एंड इन विवो डिलीवर। एक्स विवो डिलीवर मतलब आउटसाइड द बॉडी, एक्स विवो डिलीवर वेयर सेल्स आर रिमूव फ्रॉम द पेशेंट एंड देन जीन इज इंट्रोड्यूस यूजिंग वायरल और नॉन वायरल वेक्टर। मतलब क्या होता है, यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होगा, ये एक्स विवो डिलीवर मतलब बॉडी के बाहर डायरेक्ट उस ह्यूमन बीइंग के अंदर ये जीन इंसर्ट नहीं कर रहे, बराबर है। हम क्या कर रहे हैं, वो सेल हमारे बॉडी से सेल पहले आइसोलेट करेंगे, फिर वो सेल आइसोलेट जो सेल है उस सेल के अंदर वो जीन इंसर्ट कर रहे हैं, मतलब बॉडी के बाहर। दैट्स व्हाई इज नोन एज एक्स विवो डिलीवर। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम एक्स विवो, मतलब आउटसाइड द बॉडी के बाहर। मतलब यहाँ पे क्या होगा, बॉडी से एक सेल हम आइसोलेट करेंगे, उस सेल के अंदर वो इंसर्ट करेंगे जीन, ये जीन इस सेल के अंदर इंसर्ट करेंगे, बाद में वो सेल फिर से बॉडी के अंदर इंसर्ट करेंगे। दैट्स व्हाई दैट टेक्निक इज नोन एक्स विवो डिलीवरी। देन उसके बाद इसका एक एग्जांपल है पार्किंसन डिसीज। पार्किंसन डिसीज मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसीज है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब दैट अफेक्ट मूवमेंट, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है, बराबर। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करती है, पूरे बॉडी के ऊपर कंट्रोल करती है, तो आपको उसका साइड इफेक्ट क्या होगा, मूवमेंट के ऊपर उसका साइड इफेक्ट होगा। देन उसके बाद न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिकल मतलब ब्रेन से रिलेटेड, न्यूरॉन से रिलेटेड। देन इन विवो डिलीवर मतलब डायरेक्ट यहाँ पे क्या होगा, इन विवो का मीनिंग क्या होगा, डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, ह्यूमन बॉडी में इंसर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इन विवो डिलीवरी वेयर द थेराप्यूटिक जीन आर डायरेक्टली डिलीवर इन द सेल एट द टारगेट साइट ऑफ डिसीज और टिश्यू। मतलब जहां पे टारगेट साइट होगी, जहां पे वो सेल इंसर्ट करना, जहां पे वो जीन इंसर्ट करना है, डायरेक्ट हम उस ह्यूमन बॉडी में कर सकते हैं। दैट इज द इन विवो डिलीवरी। अब यहाँ पे ये दो प्रोसेस यूज होती है इन जीन थेरापी। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट अगर देखते हैं तो दैट पार्ट इज नोन एज फॉर्म ऑफ जीन थेरापी। देयर आर टू टाइप ऑफ जीन थेरापी। जीन थेरापी के दो टाइप्स हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे।